हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी सर्टिफाइड अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोफेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास इसके पेपर 2 जिसका नाम है बैंकर्स हैंडबुक ऑन ऑडिटिंग, इसका फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में पेपर 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हम लोग यहाँ पर बैंक ऑडिट और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने इसका पार्ट 1 जो है वो कवर किया था, जिसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि कंकरेंट ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट और इंटरनल ऑडिट के बारे में पढ़ा था। तो आज इस लेक्चर में फर्दर हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सकें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में पढ़ते हैं कि ये बेसिकली होता क्या। ठीक है। तो इंडिया के अंदर हमारे जितने भी बैंक्स हैं उनके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है वो एप्लीकेबल होता है। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी बैंक्स हैं उनको अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट को कंपलसरी ऑडिट करवाना होता है। और इसी ऑडिट को हम क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं। बेसिकली स्टैट्यूटरी ऑडिट एक ऐसी ऑडिट होती है जो कि लॉ के द्वारा कंपलसरी की गई होती है, और ऑर्गेनाइजेशंस को ये ऑडिट करवानी ही पड़ती है लॉ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट का पर्पस क्या होता है। तो सिंपल सा पर्पस होता है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है कंपनी के द्वारा या बैंक के द्वारा, वो एक्यूरेट और लायबल है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए जो है स्टैट्यूटरी ऑडिट को परफॉर्म किया जाता है। और जनरली जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होते हैं वो एक्सटर्नल ऑडिटर के द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है। क्लियर है। अब इसके कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं। तो जो हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, ठीक है, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो यहाँ पर स्टैट्यूटरी ऑडिट को परफॉर्म करता है। और नॉर्मली ये जो ऑडिटर होता है ये हमारा कोई एक्सटर्नल ऑडिटर होता है। ठीक है। यहाँ पर ये जो स्टैच्यू मीन्स है इसका मतलब क्या है? कंपलसरी। सिंपल सा मतलब है, ये जो आपको स्टैट्यूटरी ऑडिटर या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट दिख रहा है उसमें स्टैच्यू का मीनिंग क्या है कि ये मैंडेटेड है और कंपलसरी है लॉ के द्वारा या फिर एक्ट के द्वारा। ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के जो सेक्शन 30 है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो बैंक्स हैं उसको अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंपलसरी ऑडिट करवाना जरूरी होता है एनुअली बेसिस पे। ठीक है। एक इंडिपेंडेंट ऑडिट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बैंक, ये काफी ज्यादा जरूरी होती है बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ और उसको सेफ रखने में। सिंपल भाषा में कहूँ कि अगर हम किसी बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं, बैंकिंग सिस्टम को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो इंडिपेंडेंट ऑडिट जो है वो परफॉर्म करना जरूरी होता है, ताकि हम इंडिपेंडेंटली बेसिस पे बैंक की जो गलतियां हैं, जो वीकनेस है, जो फ्रॉड है, उनको जल्दी से आइडेंटिफाई करके उसको दूर कर सकें और बैंकिंग सिस्टम को हेल्दी, सेफ और साउंड बना सकें। ठीक है। अब जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है ना वो मेनली हमारे जो कनकरेंट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट्स होता है उनका यूज करता है। इन दोनों के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, पढ़ा दिया है पिछले लेक्चर में। अब कंकरेंट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट जो भी रिपोर्ट्स बनाते हैं उसके बेस पर ही यहाँ पर स्टैट्यूटरी ऑडिट को परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि देखो स्टैट्यूटरी ऑडिटर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सिंगल सिंगल एक्टिविटी को देखे, सिंगल सिंगल फंक्शन को, सिंगल सिंगल ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करे। तो सिंपली जो पहले से ऑडिटिंग रिपोर्ट्स है उनको स्टडी करके वो ऑडिटिंग कर देता है, और कोई गलतियां होती है तो उसको फाइंड आउट भी कर लेता है। ठीक है। अब स्टैट्यूटरी ऑडिट जो मेनली फोकस करती है वो हमारे लोन्स एंड एडवांसेस पे करती है। कंप्लायंस विद प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जैसे कि आरबीआई ने पॉलिसी बनाई है कि बैंकों को अपने सर्टेन
परसेंटेज ऑफ एडवांसेस का प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा। तो उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, उसको भी चेक करना है। साथ के साथ जो CRR है, SLR है, CRAR है, इसको इसकी चेकिंग भी जो है स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर की जाती है। तो अगर हम फोकस एरिया की बात करें स्टैट्यूटरी ऑडिट का, तो वो हमारे लोन्स एंड एडवांसेस जो बैंक प्रोवाइड करता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, CRR, SL और CRAR है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्टेजेस इन स्टैट्यूटरी ऑडिट। अब ये स्टैट्यूटरी ऑडिट कैसे परफॉर्म की जाती है, इसका क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो पहली जो स्टेज होती है वो होती है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है मटेरियल और एक मिस स्टेटमेंट। मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, मतलब कि कोई भी चीज जब हमारे लिए जरूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है, तो वो उसको हम मटेरियल कंसीडर करते हैं। मिस स्टेटमेंट का मतलब है स्टेटमेंट में किसी भी तरह की गलती। तो सिंपल भाषा में हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की गई है, ठीक है, उसमें कोई ऐसी एरर, ठीक है, जिसकी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, उसे हमें आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है। ठीक है, सिंपल भाषा में हमें वो सारे एरियाज को फाइंड आउट करना है, इवेल्युएट करना है, जहां पर हमारी जो फाइनेंशियल स्टेट में उसमें मेजर मिस्टेक जो है हो सकती है, और उसके पीछे के जो फैक्टर्स है जिनकी वजह से वो मिस्टेक हो सकती है, उसे भी हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। अब नेक्स्ट स्टेज क्या होती है कि हमें रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को समझना है, यानी कि हमारी जो बैंक है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी रिस्क है उसको कैसे आइडेंटिफाई करती है, कैसे असेस करती है, कैसे मैनेज करती है, उसे हमें देखना है, ताकि हम ये पता लगा पाए कि जो बैंक है वो अपने रिस्क को अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है। ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी ऑडिट अप्रोच को जो है वो डिजाइन करना चाहिए। नेक्स्ट है इंगेजमेंट एंड टीम डिस्कशन। इसके अंदर जो हमारी ऑडिट टीम है उसके अंदर कम्युनिकेशन को इंक्रीज किया जाता है, ताकि वो साथ में बैठकर ऑडिट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कशन कर सके, जैसे कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, कितने टाइम में ऑडिट को परफॉर्म करना है, या फिर कोई भी इनिशियल ऑब्जर्वेशन हुई है तो उसके ऊपर डिस्कशन कर पाए। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर कम्युनिकेशन को जो है इंक्रीज करना है। ठीक है, उसके बाद स्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने कम्युनिकेशन कर ली है, हमारे जो ऑडिट टीम मेंबर्स है उन्होंने एक दूसरे की बात सुनी, उसके सजेशन सुने, अब उसके बाद इन सजेशंस के बेस पर, इन डिस्कशन के बेस पर ऑडिट स्ट्रेटजी जो है वो बनाई जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि हमें एक हाई लेवल अप्रोच को यहाँ पर डेवलप करना है, डिफाइन करना है, ताकि हमारे ऑडिटिंग के जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो पाए। जब भी हम ऑडिट स्ट्रेटजी को बना रहेंगे तो उनमें कई सारे फैक्टर्स को यहाँ पर कंसीडर करना है, जैसे कि बिजनेस की नेचर कैसी है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कैसी है, प्रीवियस ऑडिट फाइंडिंग्स क्या है, इन सभी फैक्टरों को कंसीडर करके हमें नई ऑडिट स्ट्रेटजी जो है वो बिल्ड करनी है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपिंग द ऑडिट प्लान। जब हम स्ट्रेटजी बना लेते हैं तो अब हमें प्रॉपरली एक प्लान को डेवलप करना है, यानी कि जो भी स्ट्रेटजी बनाई है हमें उसको अचीव करने की कोशिश करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग जो है वो करनी है, जिसके अंदर ऑडिटिंग के जो प्रोसीजर्स होंगे, टेस्ट होंगे, मेथोडोलॉजीज होंगे, उन्हें हमें डिटेल्ड फॉर्म में डिफाइन करना है। यानी कि जब हम ऑडिटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, कौन कौन सी टेस्ट हम यहाँ पर करेंगे, मेथड कौन की यूज करेंगे, वो सारे हमें डिफाइन करने हैं। उसके बाद प्रिपरेशन एंड ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम। इसके अंदर हम बेसिकली जो प्लान हमने बनाया है उसकी डॉक्यूमेंटिंग कर दी जाती है, यानी कि प्लान से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड कर दिया जाता है, जैसे कि हमारा स्कोप क्या है ऑडिट का, टाइमलीनेस क्या है, रिसोर्सेज हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, कौन कौन से रिस्क यहाँ पर हो सकते हैं, उन सभी की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड कर देनी है। नेक्स्ट है डिटर्मिनिंग ऑडिट मेटेरियलिटी। अब इसके अंदर क्या होता है, तो इस स्टेज के अंदर हम ना एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो मटेरियल इंफॉर्मेशन होगी और कौन सी इंफॉर्मेशन मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं होगी। यानी कि जब हम ऑडिटिंग करेंगे तो हमें देखना है, हमें पहले से डिफाइन करना है कि अगर ये वाली मिस्टेक है, एरर है, तो हमें इसके ऊपर फोकस करना है, ये बड़ी मिस्टेक है, मटेरियल इंफॉर्मेशन है, और अगर ये छोटी मोटी मिस्टेक है तो इसे हमें यहाँ पर इग्नोर कर देना है। जैसे एग्जाम्पल ये हो सकता है ना कि अगर मान के चलो क्या, एक यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की है, ठीक है, उसमें ना जो इंग्लिश लिखी हुई थी वो यहाँ पर थोड़ी सी गलत लिखी हुई थी, मतलब कि ग्रामर में मिस्टेक थी, और एक अमाउंट था वो यहाँ पर गलत था। तो हम क्या करेंगे, एक थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स करेंगे कि अगर
अमाउंट में किसी भी तरह की गलती है, 1 करोड़ का 100 करोड़ बना है, तो वो हमारे लिए जरूरी है, उसकी चेकिंग करनी है, वेरिफिकेशन करनी है। पर ये जो ग्रामर में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसे हमें यहाँ पर इग्नोर कर देना है। तो मटेरियलिटी की थ्रेशोल्ड लिमिट हमें पहले ही फिक्स कर लेनी है, ताकि जब हम ऑडिटिंग करें तो हमें पहले से ही पता हो कि किस चीज को हमें इग्नोर करना है और किसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान जो है वो देना है। ठीक है। उसके बाद है असेसमेंट ऑफ एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। तो जब हम ऑडिटिंग परफॉर्म कर रहे होंगे ना, तो हमें जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बैंक है, उसकी एबिलिटी को चेक करना है कि क्या वो फ्यूचर में अपने बिजनेस को रन कर सकती है। अब ये किस बेस पे हम कर सकते हैं? तो सबसे पहले उसकी लिक्विडिटी देखी जाएगी कि लिक्विडिटी कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, मैनेजमेंट के जो प्लान्स है वो कैसे हैं, और उसके बेस पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या बैंक फ्यूचर में चल पाएगी या फिर जल्दी ही बंद हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद असेसिंग रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग। तो जितने भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज हो सकते हैं उसको हमें आइडेंटिफाई करना है और उसकी इवैल्यूएशन करनी है, और पता लगाना है कि ये जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज है इसका हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और स्पेशली हमें मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम्स पे ज्यादा फोकस करना है, उससे रिलेटेड जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है असेसिंग रिस्क एसोसिएटेड विद आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है। तो अगर बैंक यहाँ पर आउटसोर्सिंग करती है तो उसे कौन कौन से रिस्क यहाँ पर फेस करने पड़ सकते हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब है जब बैंक अपना काम किसी बाहर वाले से करवाते हैं। जैसे अगर मान के चलो कि बैंक है, ठीक है, वो अपने कस्टमर को कॉल करके अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल देना चाहती है, तो उसने यहाँ पर क्या किया, एक टेलीफोन कंपनी जो कि इस काम में माहिर है उसको अपॉइंट किया, और उसको इसकी यहाँ पर जिम्मेवारी जो है वो दे दी, मतलब कि ये जो कॉलिंग का काम है वो इस कंपनी से जो है वो करवाने लगे। तो ये हमारी क्या कहलाती है, आउटसोर्सिंग। जब हम आउटसोर्सिंग करवाते हैं तो कई सारे रिस्क यहाँ पर जो है अमर्ज होते हैं, जैसे कि फ्रॉड हो सकता है, इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। ठीक है। तो इन आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज की वजह से जो भी रिस्क अराइज होता है उसको असेस करना, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर। उसके बाद रिस्पॉन्स टू एसोसिएटेड रिस्क। एक बार जब हम रिस्क को फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए हमें कई सारे प्रोसीजर्स यहाँ पर डेवलप करने होते हैं और इंप्लीमेंट करने होते हैं, ताकि उसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई रिस्क को इफेक्टिवली एड्रेस कर सके, उसको मैनेज कर सके। नेक्स्ट है कंफर्मेटिव विद द बेसल थर्ड फ्रेमवर्क। जो बेसल थर्ड फ्रेमवर्क है उसके साथ कंप्लायंस करना है, यानी कि जो बैंक है वो बेसल थर्ड के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो कर रहा है, उसको इंप्लीमेंट कर रहा है कि नहीं, उसका हमें पता लगाना है। बेसल थर्ड बेसिकली क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसको बेसल कमेटी ने इंट्रोड्यूस किया था बैंकों को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है। और इंडिया के अंदर भी इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है लाइंस ऑन रिव्यू ऑफ अदर रिपोर्ट्स। जो हमारी अदर रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट हो गया, रेगुलेटरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स हो गई, है ना, उसको उसको स्टडी करना है, यानी कि उसके बेस पर हमें रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है उस डिटेल्ड में एग्जामिनेशन नहीं करती, बल्कि जो रिपोर्ट्स पहले से ही बने बनाए हैं उसको ही अच्छे तरीके से एग्जामिन करके रिजल्ट फाइंड आउट कर लेती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, एनपीए एंड एसेट क्लासिफिकेशन। इसके अंदर जो एनपीए होती है उसको हम प्रॉपर मैनर में क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब कि जो स्टैंडर्ड एसेट्स है उसको अलग कर दिया, एनपीए को हमने अलग कर दिया। ठीक है। ताकि हम उसके रिगार्डिंग जो एक्टिविटीज है उनको प्रॉपरली मैनेज कर सके। तो जो एनपीए उनको हमें क्लासिफाई भी करना है और उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड भी अपने ऊपर जो है वो मेंटेन करके रखना है, बॉर्वर वाइज, और अमाउंट रिकवर होने के क्या चांसेस हैं उसको भी हमें यहाँ पर कंसीडर करना है। नेक्स्ट है वो क्या है, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू बी इशूड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के यहाँ पर रिपोर्ट जो है इशू करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। तो मेनली हमारे 3 टाइप की रिपोर्ट्स होती हैं। पहला होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है। ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट होता है इसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है हमारा आईसीए जो है, हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको फॉलो करके ये रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर की जाती है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है। ये जो रिपोर्ट है वो आरबीआई की गाइडेंस के अकॉर्डिंग जो है वो बनाई जाती है। और ये जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है इसको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जो है वो प्रिपेयर किया था। अब इसका पर्पस क्या होता है, 3 रिपोर्ट्स क्यों बनाई जाती है? देखो, पहली जो रिपोर्ट है वो इसलिए बनाई जाती है ताकि हम चेक कर पाए कि जो बैंक है उसने प्रॉपरली आईसीए के द्वारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाई किए गए हैं, पब्लिश किए गए हैं, उसको फॉलो किया है कि नहीं किया है। लॉन्ग टर्म ऑडिट रिपोर्ट से हमें ये पता लगता है कि जो आरबीआई की गाइडेंस है, डायरेक्शन है, बैंक उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है।
और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से हमें ये पता लगता है कि जो बैंक है वो प्रॉपर तरीके से इनकम टैक्स पे कर रहा है कि नहीं पे कर रहा है, यानी कि जो टैक्स के लॉज है उनको प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसके बारे में पता लगता है। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए तीन रिपोर्ट बनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग क्या होता है, तो सिंपली देखो, स्टैंडर्ड का मतलब होता है कुछ यहाँ पर रूल्स या फिर गाइडलाइंस, ठीक है, जिनको यहाँ पर इसलिए पब्लिश किया जाता है ताकि हमारे जो ऑडिटर होते हैं वो इसको फॉलो करके प्रॉपरली ऑडिटिंग जो है वो परफॉर्म कर सके, और इस स्टैंडर्ड को इशू करने का काम हमारा आईसीए जो है वो करता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला जो स्टैंडर्ड है वो है 701, ठीक है, 701 स्टैंडर्ड डील करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो स्टैंडर्ड 701 के अकॉर्डिंग हमारी जो ऑडिटर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब वो ऑडिटिंग परफॉर्म करता है तो उसे जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं, यानी कि जो भी वो फाइंडिंग्स करता है, उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट जो है बनाकर कम्युनिकेट की जाए, जिसके अंदर जितनी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स की गई है उसको शो किया गया होना चाहिए। तो सिंपली देखो, ये स्टैंडर्ड बोलता है कि ऑडिटर को प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट बनानी है जिसके अंदर उसे अपने फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करना है, ताकि जो मैनेजमेंट है उसको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, उसके बाद है हमारा 701 और 706। ये बेसिकली हमारे फॉर्म और कंटेंट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट के साथ डील करता है। तो इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर हमारा जो ऑडिटर है उसने मॉडिफाइड ओपिनियन को एक्सप्रेस किया है, यानी कि उसने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, तो उस केस में हमारी जो ऑडिटर रिपोर्ट होगी उसका फॉर्म क्या होगा, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट इंक्लूड किए जाएंगे, उसके साथ ये स्टैंडर्ड जो है वो डील करता है। अब मॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है, सिंपली देखो, जब एक ऑडिटर को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर किसी भी तरह की एरर है, कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है, कोई भी चीज गलत है, तो वो यहाँ पर मॉडिफाइड ओपिनियन जो है वो शो करता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड 800, हमारा 800 स्टैंडर्ड है। इसके अकॉर्डिंग जब भी कोई यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क को फॉलो करके प्रिपेयर की जाएंगे, तो वहां पर स्टैंडर्ड को फॉलो करके जो है वो ऑडिटिंग की जाएगी। तो ये एक्सेप्शनल केसेस में जो है यूज किया जाता है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क को यूज करके बनाया गया होता है। उसके बाद है हमारा 805। 805 जो है वो डील करता है हमारे सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जैसे अगर मान के चलो कोई सिंगल इंडिविजुअल कंपनी है, उसकी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट हो गई, ठीक है, या फिर किसी सिंगल एलिमेंट के साथ जो है वो डील करता है अकाउंट के साथ। सिंपल भाषा में कहूँ कि अगर आप किसी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर सिंगल एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के या फिर अकाउंट उसकी ऑडिटिंग करते हो, तो वहां पर ये जो स्टैंडर्ड है वो एप्लीकेबल होता है 805। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ रूल्स है, गाइडलाइंस है, जिनको ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती हैं अकाउंटिंग करते वक्त और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते वक्त। ठीक है, अब जो हमारी बैंकिंग कंपनी है वो भी यहाँ पर एक तरह की कंपनी तो है, वो भी तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है। तो कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 133 है, ये बैंकिंग कंपनी को कहता है कि आपको जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है उनके साथ कंप्लाई करना जरूरी है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारी जो कंपनीज होती हैं उन्हें अपने बिजनेस के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना जरूरी होता है, ताकि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिजनेस के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके। ठीक है, तो इस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करने के लिए कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, और बैंकों को उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है ताकि वो प्रॉपरली अपने बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सके। ठीक है, अब हमारा जो सेक्शन 29 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, वो यहाँ पर बैंकों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो फॉर्म है और कंटेंट है वो प्रोवाइड करता है। यानी कि हमारा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का थर्ड शेड्यूल है उसके अंदर जो फॉर्म दिया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, बैलेंस शीट का, उसके अकॉर्डिंग ही बैंकों को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करनी होती है। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट है वो प्रोवाइड करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और कहाँ प्रोवाइड करता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थर्ड शेड्यूल के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर वो फॉर्म और कंटेंट क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएंगी वो भी यहाँ पर स्पेसिफाई जो है वो करता है। नेक्स्ट को क्या है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन बैंक्स, यानी बैंक्स के अंदर जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है। तो हमारा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है उसके सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग
सिर्फ वही पर्सन स्टैट्यूटरी ऑडिटर की ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है जो कि लॉ के अंदर क्वालिफाइड होता है। यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग जिस पर्सन को यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाता है कि भाई आप यहाँ पर स्टैट्यूटरी ऑडिट को परफॉर्म कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन यहाँ पर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को परफॉर्म कर सकता है। और नॉर्मली यहाँ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, वही यहाँ पर स्टैट्यूटरी ऑडिट को परफॉर्म करते हैं। तो आपको यहाँ पे एक लाइन याद रखनी है कि वो पर्सन जो कि किसी भी प्रॉब्लम लॉ के अंदर क्वालिफाइड होता है ऑडिटर के जैसे एक्ट करने में, वही सिर्फ और सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑडिट को परफॉर्म जो है वो कर सकते हैं। अब जो आरबीआई होता है वो बैंकों के लिए पूरा का पूरा पैनल जो है वो प्रिपेयर करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, जो कि यहाँ पर स्टैट्यूटरी ऑडिट को परफॉर्म कर सकते हैं बैंकों के लिए। जो आरबीआई है वो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया से कई डाटा जो है वो कलेक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट का, और उस डाटा के बेस पर एक पूरा का पूरा पैनल बनाता है, यानी कि लिस्ट बनाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, जो कि इंडिया के अंदर बैंक के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की कि अपॉइंटमेंट होती कैसे है। तो पहले बात करते हैं प्राइवेट बैंक की। तो जो प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक की केस में जो एनुअल जर्नल मीटिंग है वहां पर हमारे जो ऑडिटर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। और पब्लिक सेक्टर बैंक के केस में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो यहाँ पर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को परफॉर्म जो है वो करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑडिटिंग रिव्यू एंड अदर स्टैंडर्ड बाय आईसीए। तो कुछ अदर स्टैंडर्ड भी यहाँ पर दिए गए हैं आईसीए के द्वारा, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टैंडर्ड है हमारा 300 रिवाइज, ये डील करता है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। उसके बाद है 220, ये डील करता है क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 210 डील करता है एग्रीइंग टू टर्म ऑडिट एंगेजमेंट। 510 डील करता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस। 315 डील करता है आइडेंटिफाइंग असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। 299 डील करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर। जो जॉइंट ऑडिटर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर क्या रहती है। 600 डील करता है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, यानी कि अगर आप किसी और ऑडिटर का वर्क यूज करते हो, उससे काम करवाते हो, तो कैसे आपको करवाना है। 250 डील करता है लॉज एंड रेगुलेशंस जो कि ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग है, उसके कंसिडरेशन के साथ। 240 डील करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि फ्रॉड के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। और 330 डील करता है ऑडिट रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। तो इसके सिर्फ आपको यहाँ पर नाम याद रखने, ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर रेवेन्यू ऑडिट। ये हमारी दूसरी टाइप है आज की। रेवेन्यू ऑडिट क्या होता है, तो इसका मतलब आपको नाम से ही पता लग गया होगा। तो रेवेन्यू ऑडिट के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन की रेवेन्यू रिलेटेड जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, ट्रांजेक्शन होती हैं, कंट्रोल्स होते हैं, उसकी एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन की जाती है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है वो प्रॉपर तरीके से हो रही है कि नहीं, रेवेन्यू को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जा रहा है कि नहीं, ताकि जो रेवेन्यू लीकेज है, जो रेवेन्यू का लॉस है, उसे यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सके, उसे यहाँ पर रोका जा सके। अगर हम बैंकों की बात करें तो बैंकों के अंदर जो इंटरेस्ट है वो प्रॉपरली चार्ज किया जा रहा है कि नहीं, और उसको चार्ज करने के बाद प्रॉपरली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि नहीं, उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है कि नहीं, इसकी जब हम चेकिंग करते हैं तो वो हमारा रेवेन्यू ऑडिट इन बैंक जो है वो कहलाता है। ठीक है, अब ये जो रेवेन्यू ऑडिट होता है वो यूजुअली एक्सेप्शनली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या फिर वेरी लार्ज लार्ज और मीडियम ब्रांचेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेवेन्यू ऑडिट। रेवेन्यू ऑडिट की क्या ऑब्जेक्टिव है, तो मीनिंग आपको क्लियर हो गया है कि रेवेन्यू से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसे हमें एग्जामिन करना है। अब इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है लीकेज ड्यू टू इंटरेस्ट कंपटीशन एंड एरर्स। ठीक है, तो देखो हमारी जो बैंक्स है उनको इंटरेस्ट चार्ज भी करना पड़ता है और इंटरेस्ट पे भी करना पड़ता है। लोन एंड एडवांसेस पे इंटरेस्ट चार्ज करता है, वो डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि इंटरेस्ट कंपटीशन में एरर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो बैंक है उसका जो रेवेन्यू है उसका लॉस हो जाता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, बैंक का जो रेवेन्यू था, मतलब कि जो लोन एंड एडवांसेस उसने दिए थे, वो एक्चुअली में बन रहा था 100 करोड़ रुपीज। ठीक है, पर गलती से मिसकैलकुलेशन हो गई और वो रह गई 90 करोड़, तो 10 करोड़ रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो जो रेवेन्यू ऑडिट है उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ये जो हमारे रेवेन्यू का लॉस हो रहा है ना, इसे हमें फाइंड आउट करना और इसे प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट कंपटीशन है, ठीक है, इसमें अगर कोई भी एरर हो तो उसे हमें फाइंड आउट करके जल्दी से जल्दी दूर करना है, ताकि हमारे रेवेन्यू का ज्यादा लॉस जो है वो ना हो। उसके बाद टाइमली एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट है वो टाइमली बेसिस पे इंप्लीमेंट किया जाए, यानी कि चार्ज किया जाए, ये भी इंश्योर करना एक ऑब्जेक्टिव होता है रेवेन्यू ऑडिट का।
यानी कि अगर मान के चलो जो लोन एडवांसेस दिए हैं उसमें बोला गया है कि 6 महीनों बाद इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो 6 महीने बाद ही हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है, इसमें डिले नहीं करना है, क्योंकि डिले की वजह से हमें लॉस हो जाएगा इंटरेस्ट का। उसके बाद एक्यूरेट इंटरेस्ट रेट एप्लीकेशन, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है ना वो एक्यूरेट हो। अगर आपने 9% सिलेक्ट किया है तो आपने 9% इंटरेस्ट ही चार्ज करना है, ऐसा ना हो कि आप 5% चार्ज कर रहे हो गलती से, जिसकी वजह से आपको लॉस होगा। उसके बाद पीनल इंटरेस्ट एनफोर्समेंट, अगर मान के चलो हमारा जो बॉरोवर है वो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट टाइम पर पे नहीं करता या फिर प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट टाइम पर नहीं करता, जो डॉक्यूमेंट हमने मांगे थे उसको जल्दी टाइम पर सबमिट नहीं करवाता है, तो उसके ऊपर बैंक को क्या करना है, यहाँ पर एक पनिशमेंट जो है वो लगानी है, यानी कि उससे एक चार्ज कलेक्ट करना है जिसको हम पीनल इंटरेस्ट जो है वो कहते हैं, ताकि वो आगे से ऐसा ना कर सके। उसके बाद प्रोसेसिंग चार्ज और रिन्यूअल्स, अगर मान के चलो कोई भी अकाउंट रिन्यू होता है तो बैंक को उसके ऊपर प्रोसेसिंग चार्ज को इंप्लीमेंट करना है और उसे कलेक्ट भी करना है। नेक्स्ट है सर्विस चार्जेस रिकवरी, तो बैंक जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर बैंक को सर्विस चार्ज जो है वो एप्लीकेबल करना जरूरी होता है ताकि उसकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो सके। तो बैंक जो भी गारंटीज दे रहा है, लेटर ऑफ क्रेडिट दे रहा है, अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो बैंक इंश्योर करे कि वो उसके ऊपर प्रॉपरली सर्विस चार्ज जो है वो इंप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, और उससे उसे कलेक्ट भी कर रहा है। उसके बाद इंस्पेक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, ठीक है, तो अगर बैंक को किसी भी तरह की इंस्पेक्शन करनी पड़ रही है या फिर डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ रही है तो उसके चार्जेस भी कलेक्ट करें, ये भी इंश्योर करना हमारा ऑब्जेक्टिव होता है रेवेन्यू ऑडिट का। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है रेवेन्यू ऑडिट का। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक एंड रिसीवेबल ऑडिट, ठीक है। स्टॉक एंड रिसीवेबल ऑडिट के अंदर हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी इन्वेंट्री होती है, अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं और इवेल्युएट करते हैं। अब ये इन्वेंट्री और अकाउंट रिसीवेबल है क्या, उसको यहाँ पर थोड़ा सा समझो। तो जनरली देखो, अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो जैसे मान के चलो एक एक्स वाई लिमिटेड कंपनी है, वो यहाँ पर एक प्रोडक्ट एक्स बनाती है, तो उसे प्रोडक्ट एक्स का कुछ स्टॉक अपने पास जो है वो स्टोर करके रखना पड़ेगा। यानी कि जैसे अगर मान के चलो उसने यहाँ पर 100 प्रोडक्ट जो है वो बना लिए हैं और उसको अपने पास यहाँ पर स्टोर करके रख लिया है ताकि जब भी डिमांड आए तो वो उसको सेल कर सके। तो ये जो स्टॉक स्टोर करके रखा गया है इसी को हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं। और अकाउंट रिसीवर्स क्या होते हैं, जब कोई बिजनेस उधार पर क्रेडिट पे सामान बेचता है तो उसको फ्यूचर में उधार पे सामान बेचने की वजह से जो भी पैसा मिलना होता है उसे हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। जैसे कि मान के चलो कंपनी ने 50 प्रोडक्ट जो है उधार पर बेच दी और उसको 50,000 रुपए जो है वो 3 महीनों के बाद मिल रहे हैं, तो ये क्या है, अकाउंट रिसीवर्स है। तो जो स्टॉक एंड रिसीवेबल ऑडिट है इसके अंदर हम यही चेक करते हैं कि जो स्टॉक है उसको प्रॉपरली मेंटेन किया गया है कि नहीं, यानी कि जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं, ठीक है, और जो एक्चुअल स्टॉक है वो सेम है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि रिकॉर्ड्स में 500 यूनिट्स है पर एक्चुअली में जाकर देखा तो वहां पर 100 यूनिट्स ही पड़े हुए, 400 यूनिट्स गायब है, ऐसा तो नहीं है। इस चीज को चेक करना है, तो हम फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं इन्वेंट्री की कि इन्वेंट्री जो रिकॉर्ड्स में है वो उतना मेंटेन किया हुआ है कि नहीं। साथ ही साथ अकाउंट रिसीवर को भी चेक करते हैं कि वो एक्यूरेट है या फिर नहीं, ठीक है। अब हमारा ये जो ऑडिट है सिर्फ इसमें हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करते, मतलब कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक की इन्वेंट्री की और अकाउंट रिसीवेबल की जो एक्यूरेसी उसको चेक किया आपका काम हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इन ये तो फंक्शंस परफॉर्म करना ही है, साथ के साथ बैंकों के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन है उनको भी रिव्यू करना जरूरी है। क्यों रिव्यू करना जरूरी है, ताकि हमें पता लग सके कि जो हमने लोन वगैरह प्रोवाइड किया है हमारे कंपनी को, वो उस फंड को कैसे यूज कर रही है। वो देखो अल्टीमेटली स्टॉक एंड रिसीवेबल ऑडिट परफॉर्म करने का हमारा पर्पस क्या है, कि हमने जो लोन प्रोवाइड किया है उस पैसे को उसी पर्पस के लिए यूज किया जाए और टाइमली हमें पैसा जो है वो वापस भी मिल सके। तो बैंक को मॉनिटरिंग करनी जरूरी होती है, तो वो इसके लिए यहाँ पर इस ऑडिट को परफॉर्म करता है, ठीक है। अब हमारा जो बैंक है वो यहाँ पर स्टॉक कम फैक्ट्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स को देखता है, कई सारे ऑडिट्स परफॉर्म करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी अपॉइंट करता है ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए, और उसके बेस पर वो अपने क्रेडिट को जो है वो मॉनिटर कर पाता है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, एक तरह का क्रेडिट मॉनिटरिंग टूल हो गया। अब बात करते हैं एलिजिबल अकाउंट फॉर स्टॉक ऑडिट, यानी कि स्टॉक ऑडिट के केस में किन किन अकाउंट्स की ऑडिटिंग करनी जरूरी होती है। सबसे पहले देखो, अगर बैंक ने यहाँ पर फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लोन दिया है 5 करोड़ या फिर उससे ज्यादा, यानी कि जो लिमिट है वो 5 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, तो उस केस में इस ऑडिटिंग को परफॉर्म करना है। उसके बाद अगर कोई अकाउंट एनपीए बन चुका है और उसका जो बैलेंस है 5 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, तो उसकी भी स्टॉक ऑडिट परफॉर्म करनी है। और अगर हमारा जो वर्किंग कैपिटल लिमिट है वो 5 करोड़ से कम है पर इंडिविजुअल बैंक को लगता है कि हमें स्टॉक ऑडिट को परफॉर्म करना है, तो उस केस में इस अकाउंट की भी जो है ऑडिटिंग परफॉर्म की
जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्टॉक एंड रिसीवेबल ऑडिट। तो ये जो ऑडिट हम परफॉर्म करते हैं इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। पहला बात करते हैं इंश्योरेंस कवरेज चेक, ठीक है। तो जो स्टॉक मेंटेन करके रखा गया है उसकी प्रॉपर तरीके से बैंक की टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस करवाई गई है कि नहीं, इसको चेक करना एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इस ऑडिट का, ठीक है। उसके बाद है टाइमली सबमिशन एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो जितने भी स्टॉक स्टेटमेंट्स हैं उनको टाइमली बेसिस पे बैंक के पास सबमिट करवाना, बैंक के एम्प्लॉयज के द्वारा उसकी प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना, एग्जामिनेशन करनी कि वो ट्रू है या फिर नहीं, एक्यूरेट है या फिर नहीं, ये भी एक फंक्शन होता है। उसके बाद ड्राइंग पावर कैलकुलेशन, यानी कि जो हमने यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किया उसके अंदर जो बॉर्बर है उसकी जो ड्राइंग पावर है उसको हमने प्रॉपरली कैलकुलेट करने के लिए भी हम ये ऑडिट जो है वो परफॉर्म करते हैं। क्वालिटी चेक के अंदर जो गुड्स हैं उनकी क्वालिटी को चेक किया जाता है कि जो गुड्स है वो किस क्वालिटी की है, स्टैंडर्ड क्या है उनका, ठीक है। साथ ही साथ स्लो मूविंग गुड्स है, यानी कि बहुत देरी से जो स्टोर से निकलकर मार्केट में जाती हैं उनको चेक करना। जो ऑब्सलीट आइटम्स हो चुके हैं, जो कि फैशन से बाहर हो चुके हैं, इसकी कोई सेल नहीं हो रही है, उसको भी आइडेंटिफाई करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद सिक्योर्स वैलिडिटी, तो जो प्राइमरी सिक्योरिटीज है जो कि यहाँ पर लोन लेते वक्त बैंक के पास गिरवी रखी गई थी उनकी वैलिडिटी को डिटरमाइन करना, एनफोर्सिबिलिटी को डिटरमाइन करना, ये भी हमारा एक फंक्शन होता है। उसके बाद बुक कीपिंग इवैल्यूएशन, तो इसके अंदर हम इंश्योर करते हैं कि जो बुक कीपिंग है वो यहाँ पर अप टू डेट हो, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो अभी की करंट की रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो प्रिपेयर की हो। साथ के साथ स्टॉक रिसिप्ट एंड रिकंसिलेशन, तो इसके अंदर जो स्टॉक रिसिप्ट बैंक के पास आती है उसको रिकंसाइल करना जरूरी होता है फिजिकल क्वांटिटी के साथ, यानी कि अगर आपके स्टॉक रिसिप्ट में लिखा है 500 यूनिट्स है, स्टोर में जाकर आप उसको रिकंसाइल करो कि वो क्वांटिटी ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं टैक्स कंप्लायंस की। तो टैक्स कंप्लायंस के अंदर हमारी जो एक्साइज और सर्विस जीएसटी रिकॉर्ड्स है उसके साथ हमारी जो स्टॉक मूवमेंट है उसको कंफर्म किया जाता है। कैसे कंफर्म किया जाता है, तो सिंपली देखो, जब आप यहाँ पर कोई भी गुड्स बनाते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको एक्साइज या फिर जीएसटी जो है वो पे करना पड़ता है, ठीक है। तो आपने जो गुड्स बनाई और जो सेल की है, ठीक है, उसकी जो मूवमेंट है ना वो आपकी जीएसटी और एक्साइज रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी कि अगर आपने मान के चलो शो किया है कि हमने 100 गुड्स सेल किया उसके ऊपर जीएसटी पे किया, तो 100 गुड्स ही मूव होनी चाहिए आपके गोडाउन से, यानी कि जीएसटी की किसी भी तरह की चोरी वगैरह नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टॉक वैल्यूएशन एग्जामिनेशन। तो जो वो हमारा स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन कैसे की गई है उसको एग्जामिन करना है, जैसे कि जो स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पे की गई है या फिर मार्केट प्राइस पे, और अगर इन दोनों में से किसी एक प्राइस पे की भी गई है तो वो रीजनेबल और कंसिस्टेंट है कि नहीं उसे चेक करना है। उसके बाद है डेट कंफर्मेशन, ठीक है। डेट कंफर्मेशन के अंदर जो बुक डेट्स हैं उनके जो बैलेंसेस हैं उनको कंफर्म करना है कि वो एक्यूरेट है कि नहीं। इसके लिए हमें जो पार्टीज हैं, यानी कि जिनके मतलब कि जिनसे यहाँ पर बुक डेट, जिनसे डेट वगैरह यहाँ पर लिया गया है उनसे डिस्कस करके कंफर्म करना है कि एक्चुअली में ये डेट लिया गया है, ठीक है। और जो डेटर्स हैं, ठीक है, अगर मान के चलो आपने लोन दिया है, सामने वाले डेटर्स हैं, तो उनको भी आपको कंफर्म करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। तो जब भी आप मान लो कोई भी गुड्स है आप उसको किसी थर्ड पार्टी के पास स्टोर करके रखते हैं, यानी कि आपकी खुद की गुड्स है पर आपने थर्ड पार्टी के पास स्टोर करके रखी है, तो उसका एक सर्टिफिकेट आपको लेना है। और बैंक इस ऑडिटिंग के जरिए पता लगाता है कि वो सर्टिफिकेट बैंक कंपनी ने लिया है कि नहीं, ताकि पता हो सके, मतलब कि ताकि हमारे पास प्रूफ हो कि ये जो गुड्स है वो हमारी है और हमारे कुछ टाइम के लिए स्टोर करने के लिए इस पर्सन को दिया है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन, तो जो स्टॉक्स हैं खास करके जो हाई वैल्यू आइटम्स हैं उनकी हमें फिजिकल वेरिफिकेशन भी यहाँ पे जो है वो करनी है कि वो फिजिकली प्रेजेंट है या फिर नहीं है। उसके बाद हमारे जो सेल्स एंड डेटर इवैल्यूएशन है वो भी हमें यहाँ पर परफॉर्म करना है। इसके लिए सेल्स रजिस्टर को देखना है, डेटर लेजर को देखना है, इनवॉइसेस को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है हमारी यहाँ पर फोरेंसिक ऑडिट। अब ये फोरेंसिक ऑडिट क्या होता है, देखो फोरेंसिक ऑडिट किया जाता है किसी भी तरह तरीके के फ्रॉड या फिर फाइनेंशियल इरेगुलेटरी या फिर मिसकंडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। तो फोरेंसिक ऑडिट के अंदर हम अपने जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं, एक्टिविटीज हैं, उनकी एग्जामिनेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ताकि अगर किसी भी तरह का फ्रॉड हो रहा है, फाइनेंशियल इरेगुलेटरी है, मिसकंडक्ट है, तो उसको हम अनकवर कर सके, उसको फाइंड आउट किया जा सके, ठीक है। तभी इसका नाम फोरेंसिक रहेगा। देखो फोरेंसिक में भी क्या होता है कि अगर कोई भी यहाँ पर क्राइम हो गया है तो उसके रिगार्डिंग सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, ठीक है, ताकि केस को सॉल्व करने में हेल्प मिले। तो ऐसे ही अगर हमें लग रहा है कि कोई फ्रॉड हुआ है, पोटेंशियल फ्रॉड हुआ है, कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है,
तो हम इस ऑडिट के जरिए उससे रिलेटेड जितने भी एविडेंस है उनको कलेक्ट करते हैं, ताकि हम उसको कोर्ट के अंदर यूज कर सके और जो पर्सन है जिसने यह फ्रॉड कमिट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके और उसको पनिशमेंट वगैरह दी जा सके। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर हमारी जो मैनेजमेंट होती है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करती है, उसकी चेकिंग और इवैल्यूएशन की जाती है। सिंपल भाषा में कहूं तो मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मैनेजरियल प्रोसेस होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, उनकी एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन की जाती है, ताकि उसकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को चेक की जा सके और ये पता लगाया जा सके कि इन प्रोसीजर और पॉलिसीज को फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अगर इन अदर वर्ड्स हम बात करें तो मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर एक मैनेजमेंट कैसे काम कर रही है, वो कैसे पॉलिसीज बना रही है, क्या वो डिसीजन जो ले रही है वो सही है कि नहीं, वो हम यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, तो फोकस में ये होता है कि मैनेजरियल जो प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर रही है, जो डिसीजन मेकिंग कर रही है, उसे हम एनालाइज करें, चेक करें और पता लगाएं कि वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, प्राइमरी गोल जो मैनेजमेंट ऑडिट का होता है वो यही होता है कि हमारी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और प्रोसेसेस है उनका एनालिसिस करके उसके अंदर जो वीकनेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको आइडेंटिफाई करके सजेशन प्रोवाइड करना, ताकि उन प्रॉब्लम्स को, वीकनेस को जो है वो दूर किया जा सके और जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है उनको इनहांस करके, इंप्रूव करके हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा टैक्स ऑडिट, जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑडिट भी आ जाता है। टैक्स ऑडिट बेसिकली क्या होता है, तो टैक्स ऑडिट के अंदर एक इंडिविजुअल या फिर जो बिजनेस एंटिटी है उसने जो भी टैक्स रिटर्न सबमिट करवाया होता है टैक्स अथॉरिटीज के पास, उसकी यहाँ पर चेकिंग की जाती है, उसका एनालिसिस किया जाता है, ताकि हम ये पता लगा पाए कि इस रिटर्न के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो करेक्ट है कि नहीं, साथ ही साथ जो टैक्स पे किया गया है वो करेक्ट है या फिर नहीं है, वैलिड है या फिर नहीं है। अब टैक्स रिटर्न क्या होता है, तो टैक्स रिटर्न के अंदर कोई भी इंडिविजुअल अपनी रेवेन्यू, एक्सपेंसेस या फिर अदर इन्फॉर्मेशन जो टैक्स के रिलेटेड होता है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टैक्स अथॉरिटीज को, ताकि उसके बेस पर वो पता लगा पाए कि जो टैक्स यहाँ पर इंडिविजुअल एंटिटी ने पे किया है वो करेक्ट है या फिर नहीं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपको जो भी इनकम वगैरह होती है उसकी पूरी डिटेल आप यहाँ पर भरते हो, उसके बेस पर आपके ऊपर जो रेट है इनकम टैक्स का वो एप्लीकेबल होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। ठीक है, तो इस ऑडिट का जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि जो पर्सन है वो टैक्स सही तरीके से पे कर रहा है कि नहीं उसका पता लगाया जा सके, और अगर किसी भी जगह पे फ्रॉड हो रहा है, टैक्स चोरी की जा रही है, तो उसको भी जल्दी से डिस्क्लोज किया जा सके। तो इसके अंदर हमारे दो टैक्स ऑडिट आते हैं। एक होता है हमारा टैक्स ऑडिट जो कि इनकम टैक्स एक्ट के साथ रिलेटेड होता है, तो इसके साथ जो सेक्शन डील करता है वो 44 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 डील करता है। और ये जो प्रोविजन है वो मेनली रिलेटेड होती है इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स के साथ। यानी कि कोई भी पर्सन जब इनकम कमा रहा है, जो वेल्थ है उसकी, उसके ऊपर टैक्स सही तरीके से पे कर रहा है कि नहीं, वो उसका पता लगाते हैं हम इस ऑडिट के जरिए। ठीक है, तो हमारे जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते हैं उनको इस केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 या फिर AS 12 केस पे डिपेंड करता है, इनको फॉलो करके ऑडिटिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। उसके बाद है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। ठीक है, अभी अकाउंटिंग फॉर क्या है, तो जल्दी देखो, हमारी जो इनकम होती है उनके ऊपर हमें यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता है, और जो इनकम है वो कैलकुलेट की जाती है अकाउंटिंग के द्वारा। जैसे आपको पता होगा अकाउंटिंग के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिसके अंदर हम एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को शो करते हैं और लास्ट में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है। तो जब हम अकाउंटिंग करते हैं ना, तो कई सारे ऐसे हमारे फैक्टर्स होते हैं, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारी इनकम को इम्पैक्ट डालती है और जिससे हमारी इनकम टैक्स की जो लाइबिलिटी है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट डालते हैं। सिंपल भाषा में कहूँ तो अकाउंटिंग करते वक्त कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जिसका हमारी इनकम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होती है, जिससे हमारी जो इनकम टैक्स लाइबिलिटी है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो जो ऑडिटर है जब भी वो ऑडिटिंग परफॉर्म करेगा तो वो इस चीज को आइडेंटिफाई करेगा, इन सभी आइटम्स को अच्छे तरीके से एग्जामिन करेगा, ताकि पता लगाया जा सके किसी भी तरह का फ्रॉड वगैरह तो नहीं हुआ है। ठीक है, पहली जो आइटम है वो है बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट और डाउटफुल डेट। तो सबसे पहले बैड डेट का मतलब समझते हैं। बैड डेट ऐसे डेट्स होते हैं जिनको कलेक्ट नहीं किया जाता, मतलब कि मतलब ऐसे डेट्स जिनको हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये पैसा हमारा डूब गया है। जैसे अगर बैंक ने यहाँ पर कोई भी लोन दिया था और जो बॉर्बर है उसने डिफॉल्ट कर दिया है और अब वो पैसा वापस नहीं कर रहा है, यानी कि बैंक ये जो डेट है उसको रिकवर नहीं कर पा रही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बैड डेट कहलाएगा। ठीक है,
अब प्रोविजन फॉर बैड डेट और डाउटफुल डेट क्या होता है? अब देखो जो बैंक है वो लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और चांसेस हैं कि कुछ बॉरोवर्स यहाँ पर डिफॉल्ट करेंगे और उससे बैंक को लॉस होगा। तो बैंक पहले क्या करता है, जितनी भी लोन एडवांसेस होते हैं उसके अगेंस्ट अपने पास एक प्रोविजन क्रिएट कर लेता है। प्रोविजन क्या है? बेसिकली जब बैंक को कोई भी प्रॉफिट होगा तो उसका एक हिस्सा वो अपने पास रिजर्व करके रख लेगा, ताकि अगर बाई चांस यहाँ पर डिफॉल्ट होता है तो उस लॉस को रिकवर किया जा सके, ठीक है। अभी जो प्रोविजन है ना, ये यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो की जाती है। तो हमारा जो सेक्शन 36 है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोविजन है बैडफुल और डाउटफुल डेट की, उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो स्पेसिफाई की होती है और इसके अंदर ही डिडक्शन जो है वो मिल पाती है, ठीक है। उसके बाद है हमारा स्पेशल रिजर्व। स्पेशल रिजर्व क्या होता है? बैंकों को जब भी कोई प्रॉफिट होता है तो उसे कई तरह के रिजर्व यहाँ पर क्रिएट करने पड़ते हैं, यानी कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमें अपने पास संभाल के रखना पड़ता है। अब ये जो डिडक्शन है स्पेशल रिजर्व के लिए, वो मैक्सिमम 20% ऑफ द प्रॉफिट है, यानी कि बैंक ने जो भी प्रॉफिट कमाया है उसके 20% के इक्वल ही वो यहाँ पर स्पेशल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकती है, और इसका ही उसे डिडक्शन मिल सकता है इनकम टैक्स के अंदर, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन। तो हमारा जो आईसी है इसने यहाँ पर प्रॉपर गाइडलाइंस यहाँ पर इश्यू की है, जिसको फॉलो करके जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होती है उसकी रिपोर्टिंग की जाती है। और इसके साथ जो हमारा सेक्शन डील करता है वो हमारा सेक्शन 92E जो है इनकम टैक्स एक्ट का डील करता है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट, ठीक है। तो जो नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे टैक्स के लिए, यानी कि उसके ऊपर कैसे टैक्स लगाया जाएगा, उसको भी यहाँ पर आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारे फॉरेन बैंक्स हैं, फॉरेन ब्रांचेस हैं, उनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उनके जब हम उनके ऊपर टैक्स लगाते हैं तो हम पहले ये चेक करते हैं कि क्या उसके ऊपर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एप्लीकेबल है। अब जिनको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बारे में नहीं पता, तो जब कोई कंपनी एक से ज्यादा देशों में काम करती है तो क्या होता है कि दोनों देशों की गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर देती है, जिससे उसको एक ही इनकम पे डबल टैक्स पे करना पड़ता है बार बार, मतलब। तो इस चीज को दूर करने के लिए जो कंट्रीज होती है वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट करती हैं एक दूसरे से, ताकि ये जो डबल टैक्सेशन है उसको रिमूव किया जा सके, ठीक है। तो जब भी किसी ट्रांजेक्शन के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा तो ऑल्टर को चेक करेगा कि ये जो ट्रांजेक्शन है इसके ऊपर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एप्लीकेबल होता है या फिर नहीं होता है। उसके बाद है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। तो जो आईसीए है वो यहाँ पर जो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसके रिगार्डिंग प्रॉपर गाइडलाइन जो है वो इशू करती है। उसके बाद टैक्स रिफंड्स डिमांड असेसमेंट ऑर्डर। तो अगर मान लो किसी भी तरह की टैक्स रिफंड है, यानी कि टैक्स वापस किया गया है, तो उस केस में जो इंटरेस्ट है वो रिफंड के ऊपर डिटरमाइन किया जाएगा, और वो जो इंटरेस्ट है उसको इनकम माना जाएगा यहाँ पर बैंक की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑडिट अंडर जीएसटी। नेक्स्ट क्या है हमारा ऑडिट अंडर जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब बैंक हमारा एक सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है, वो यहाँ पर कुछ ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो बैंक के लिए जरूरी है कि जितना भी जीएसटी उसे पे करना है उसको एडिक्वेटली वो जो है वो यहाँ पर पे कर सके। साथ के साथ जीएसटी के अंदर जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, यानी कि रिवर्स चार्ज के अंदर जो टैक्स बैंक को पे करना पड़ता है उसे भी उसे कंसीडर जो है वो करना है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑडिटर की यहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जीएसटी के अंदर, ठीक है। तो हमारी जो ब्रांचेस होती हैं उनको जीएसटी के कुछ प्रोसीजर्स, कुछ रूल्स को फॉलो करना जरूरी होता है, यानी कि हमारा जो जीएसटी एक्ट है ना उसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जीएसटी को कलेक्ट करना होता है और उसको रिमिट करना होता है गवर्नमेंट को। तो जो बैंक ब्रांचेस हैं उन्हें हमेशा उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। जो ऑडिटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पता लगाए कि इन प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया है कि नहीं। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, यानी कि कहीं पर कोई डेविएशन है, रूल्स को फॉलो नहीं किया है, तो उसकी रिपोर्ट ब्रांच ऑडिटर जो है यहाँ पर प्रोवाइड करेगा हमारे हेड ऑफिस लेवल पे, ताकि उसको प्रॉपरली कंसीडर करके उसको रिमूव किया जा सके। साथ के साथ जो हमारा हेड ऑफिस, रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस है, ये यहाँ पर प्रॉपर गाइडलाइंस देगा कि बैंक की कौन सी सर्विसेज टैक्सेबल है, यानी कि जिनके ऊपर टैक्स लगेगा, और कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्टेड है, यानी कि जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी, ताकि जो टैक्स है वो प्रॉपरली एप्लीकेबल किया जा सके बिना किसी कंफ्यूजन के, ठीक है। आपको पता ही होगा कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, उनको हम टैक्सेबल कह देते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिनके ऊपर टैक्स जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, वो एग्जाम्प्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो जीएसटी टैक्स रिजीम है ना वो एक ऐसा टैक्स रिजीम है जिसके अंदर जो एसएससी है, एसएससी कौन है? जिसको टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, वो खुद से अपनी जो टैक्स है, टैक्स की अमाउंट है उसको कैलकुलेट करता है। नॉर्मली देखो
नॉर्मली देखो जीएसटी के अंदर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई है उसके बेस पर जो बैंक है वो खुद से कैलकुलेट करेगा कि उसे गवर्नमेंट को कितना यहाँ पर टैक्स जो है वो पे करना है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट की जा रही है तो इसके लिए जरूरी है कि हमारा जो बैंक है वो एक प्रॉपर पॉलिसी बनाए, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट करे ताकि जो टैक्स है उसकी सेल्फ असेसमेंट जो है वो प्रॉपरली की जा सके और किसी भी तरह का जो फ्रॉड वगैरह है उससे यहाँ पर बचा जा सके। क्लियर है? तो जो एसएससी है वो अच्छे तरीके से टैक्स रिटर्न फाइल कर पाए और टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करे। इसके लिए जरूरी है कि एक ऑडिट मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया जा सके ताकि जो सेल्फ असेसमेंट की गई है वो एक्यूरेट रिलायबल है कि नहीं उसका यहाँ पर पता लगाया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट। ठीक है, अब जीएसटी के अंदर जो जीएसटी ऑडिट है ना इसकी मेनली यहाँ पर 3 टाइप्स होती है। पहली जो टाइप है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट ऑडिट। ठीक है, ये जो ऑडिट है वो स्पेशली हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, वो यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। और ये जो ऑडिटिंग है वो उन रजिस्टर्ड पर्सन को करवानी पड़ती है जिसकी जो टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर है, वो साल में 2 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है। जैसे एग्जाम्पल की एक पर्सन है, ठीक है, या फिर एक बैंक है, ठीक है, उसकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है एक साल के अंदर वो 2 करोड़ 3 करोड़ है, तो इस केस में उसे ये जो ऑडिटिंग है वो कंपलसरी करवानी होती है। उसके बाद है ऑडिट बाय कमिश्नर ऑथराइज ऑफिसर, तो ये हमारी नॉर्मल ऑडिट होती है और इसको जो कमिश्नर है या फिर कमिश्नर ने अगर किसी और ऑफिसर को ये अथॉरिटी प्रोवाइड किया, उसको अपॉइंट किया, तो वो इस ऑडिट को परफॉर्म जो है वो कर सकता है। ठीक है, और ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे जो है वो परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है स्पेशल ऑडिट। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट क्या होता है? नाम से आपको पता लग गया होगा कि ये स्पेशल पर्पस के लिए करवानी पड़ती है। ठीक है, तो अगर मान के चलो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किसी भी तरह की इंक्वायरी चल रही है, किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन चल रही है या फिर किसी भी तरह की अदर प्रोसीडिंग चल रही है, तो उस केस में ये जो ऑडिटिंग है वो करवानी जरूरी होती है। जैसे मान के चलो किसी बैंक के ऊपर फ्रॉड करने का आरोप है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसके जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनका एग्जामिनेशन किया जाएगा ताकि जो भी आरोप लगे हैं उसको या तो सिद्ध किया जा सके या फिर उसको डिनाई किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चेकिंग की गई है, एग्जामिनेशन की गई है, इसे हम क्या कहते हैं? स्पेशल ऑडिट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेशल ऑडिट कहते हैं। ठीक है, और साथ के साथ यहाँ पर एक पॉइंट रह गया था कि जो भी हमारी ऑडिटर एनुअल अकाउंट्स होते हैं, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होते हैं, उसको फॉर्म GSTR 9C के अंदर जो है सबमिट करवाना जरूरी होता है बैंकों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर ओवर होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हमारा बैंक ऑडिट और उसके टाइप्स का जो चैप्टर है वो ओवर होता है। तो हमने डिटेल में समझ लिया कि बैंक ऑडिट क्या होता है, उसकी टाइप्स जैसे कि कंकरेंट ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और कई सारे ऑडिट यहाँ पर हमने पढ़ लिए हैं। तो अगर आपको इनसे रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए ताकि मुझे भी पता लग सके। ठीक है, और अगर आप सिस्टमेटिक वे में पेपर 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में पेपर 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।